चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आज का टॉपिक है बढ़िया जबरदस्त। और इस टॉपिक के लिए बेटा जी आपको एक टॉपिक आना चाहिए जो था हमारा नॉर्मेलिटी का। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। तो एक बार हेडिंग डाल देता हूं मैं स्टोक्योमेट्री 2 की। स्टोक्योमेट्री 2। और स्टोक्योमेट्री 2 के अंदर हमको जो कॉन्सेप्ट आएगा वो नॉर्मेलिटी का मेनली आएगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग मुझे बताएगा कोई नॉर्मेलिटी का बेसिक फॉर्मूला। मोलैरिटी इंटू टू। मोलारिटी इंटू टू, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला आज की क्लास में बिल्कुल काम नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी के केस में हमको बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट से काम है। तो एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और इसमें हमें निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट्स, केवल काम ग्राम इक्विवेलेंट्स का है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला जो है वो हो गया मेरा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स का ये फॉर्मूला याद है बेटा? यस और नो? सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट से काम है आपको बेटा। ओके है ये सभी को? यस और नो? हार्दिक, संयम, बोलो बच्चे। यस यस सर, यस सर। जानवी ठीक है बेटा? यस सर। यस चलो सर। जी, ग्राम इक्विवेलेंट्स का दूसरा फॉर्मूला या आपको याद है? चलिए ठीक है, पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स के दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूं। ये बीच में मैंने आपको ऐसे बनवाया था n इंटू एन फैक्टर। n इंटू एन फैक्टर याद है आपको? मैंने एक ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लिखा था इक्विवेलेंट मास गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये याद आया किसी को? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और फिर मैंने क्या कहा था आपको कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। और फिर हमने उस चीज को यहाँ पे पुट कर दिया था ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में। और फिर ये वाली कहानी बनी थी यस और नो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बन के मोल्स बन गया था। ये सिर्फ आज का टॉपिक उन्हीं को समझ में आने वाला है जिन्होंने मेरे साथ बैठ के नॉर्मेलिटी करी है या वीडियो से नॉर्मेलिटी का टॉपिक पूरा किया है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस और नो? दक्ष क्लियर है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट का सबसे पहले मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला बताया था नॉर्मेलिटी के अंदर, उसके बाद हम ऊपर वाली बात तक पहुंचे थे। यस और नो? यस सर। यस। ये अनमोल मलिक के नाम से एंट्री लेट कौन लेता है? एक सेकंड देना मुझे, इतने में तुम लोग नोट करो। बेटा ये अनमोल मलिक के नाम से कौन एंटर हुआ है एक बार चैट पे डालना। बेटा मैं आपको सुन नहीं पाया, एक बार टाइप कर देना। चलो जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है बेटा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स का दूसरा फॉर्मूला बेटा n इंटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट्स का तीसरा फॉर्मूला है बेटा जी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये तीन फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए हैं। तो चौथा फॉर्मूला मैं आपके लिए दे रहा हूं बेटा मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स का। आपको याद है हमने मिली कब लगाया था?
मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स मैंने तब यूज किया था जब मैं नॉर्मेलिटी के साथ में वॉल्यूम लीटर में ना लेके किस में ले लूं, ml में ले लूं। मिलीलीटर मिलीलीटर इन दैट केस ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैंने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बोला था। मैंने आपको एसिड और बेस को मिक्स करवाया था और दोनों के केस में हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले थे और ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट किया था। इन दैट केस वॉल्यूम अगर ml में था तो मैंने कहा था कैलकुलेशन इजी के लिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स लगा लेते हैं, और वैसे तो होता तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, पर ये 1000 का फैक्टर हम हटा देते हैं। एम आई ऑडिबल, यस और नो बोलो यार। ये 1000 का फैक्टर अगर हम हटा देंगे तो ये 1000 के फैक्टर के चक्कर में ये ग्राम इक्विवेलेंट सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स के अंदर। ठीक है, मतलब इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं मैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स को, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इक्विवेलेंट मास को मैं ओपन कर रहा हूं, गिवन मास अपॉन, या फिर इक्विवेलेंट मास ही लिखे रहने देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना यहाँ पे। ये भी एक कहानी बन जाएगी, ये कहानी बनेगी आपकी यहां से। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया ना गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह आप ये कहानी कर देना, तो आपके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, अगर आप 1000 का फैक्टर हटा दो या डाल दो तो फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। भाई नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको इन ml कर दो और ऊपर 1000 का फैक्टर डाल दो, तो आप क्या कर दो, अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना दो। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बनाओगे तो 1000 के फैक्टर को डालना पड़ेगा। सर। हाँ बेटा जी। अगर हमने पहले से मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाला है तो भी जरूरत है इसमें 1000 इंटू करने की? हाँ, ये अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ही 1000 करने की जरूरत है बेटा, अदरवाइज ग्राम इक्विवेलेंट तो अकेला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास था। तो फिर अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो उसमें 1000 नहीं करना ना इंटू? हाँ देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट अगर अकेला था तो ये था, अगर ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हो और वॉल्यूम आप ml में ले रहे हो तो आप यहाँ पे 1000 के फैक्टर को ऐड कर देना। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बात तो शायद आपको समझ में आई गई होगी क्योंकि ये बात तो मैंने आपको दिखा दी थी। यस सर। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी कहानी आपको काम आएगी। अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आ गए तो आपको ये टॉपिक अब आता है लगभग लगभग। तो आपसे अब मैं करने वाला हूँ दूसरी बात, हमारा ज्यादातर फॉर्मूले यही यूज होने वाले हैं, ये वाले, ये जो 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं यही यूज होने वाले हैं आपके पूरे टॉपिक के अंदर, यही यूज होने वाले हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट के बाद आपको एन फैक्टर की थोड़ी बहुत कहानी पता होनी चाहिए कि हमने एन फैक्टर को निकाला कैसे था। एसिड के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस थे, बेस के केस में नंबर ऑफ OH- आयंस थे, सोल्ट के केस में ओवरऑल चार्ज था पॉजिटिव का या नेगेटिव का। मतलब अगर मैं बात करूं Li+ पे एन फैक्टर कितना होगा तो आप कह सकते हो 1 होगा, Mg+2 का एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा, Al+3 का एन फैक्टर कितना होगा 3। भाई जो भी आयन पे चार्ज है, जैसे O2- का एन फैक्टर कितना होगा 2, तो जो भी चार्ज है वो उतना आप एन फैक्टर मान लेना। ये क्लियर है आपको, ये मेरी दूसरी बात है आपके साथ में, यस और नो। पहले मैं सारे फॉर्मूले दे रहा हूँ, फिर मैं एक कहानी बताऊंगा और दबादब क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा और आपसे तुरंत तुरंत होते जाएंगे, आप टेंशन ही मत लो। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने अगर आपको आ गए हैं, 4 फॉर्मूले आपको आ गए हैं, एन फैक्टर का आपको पता लग गया है, याद आ गया है, जैसे भी है, तो आपकी कहानी हो जाएगी पूरी। एक और छोटी सी बात, एक छोटी सी नई बात और करूंगा मैं आपके साथ, उसका नाम है ड्यूलोंग पैटिट्स लॉ। ड्यूलोंग पैटिट्स लॉ, ड्यूलोंग पैटिट्स लॉ ने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया एटॉमिक मास निकालने के लिए। अगर आपको एटॉमिक मास ना दिया हो तो क्या करेंगे,
एटॉमिक मास कहाँ पे आपको काम आएगा, आप देख लो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में नीचे इक्विवेलेंट मास है ना, इस इक्विवेलेंट मास को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, मोलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे आपको मोलिक्यूलर मास काम आएगा इस टॉपिक के अंदर। तो एटॉमिक मास या मोलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ये आप स्पेसिफिक हीट थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे कि ये स्पेसिफिक हीट होती क्या है, हीट रिक्वायर्ड होती है, ये होती क्या है ये, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप बस ये रट्टा मान लो कि ये स्पेसिफिक हीट आपको गिवन अगर आ गई, ये होती है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। अगर ये आपको गिवन आ गई, ये इक्वल टू होती है 6.4, ये एक स्टैंडर्ड बात है, तो आपको ये याद रखना है। और स्पेसिफिक हीट आपको गिवन अगर आ गई तो आप उसको क्या करना, 6.4 से डिवाइड करके एटॉमिक मास निकाल लेना। ये ड्यूलोंग और पेटिट भाई ने कहा था। अरे यार आपको एक फॉर्मूला याद होगा वेपर डेंसिटी का, जैसे वेपर डेंसिटी निकालते थे ना मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 करके, ऐसा ही ये फॉर्मूला लगा लो कि एटॉमिक मास निकालेंगे 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट करके। ये एक स्टैंडर्ड बात होगी आपके लिए, इसको मैं हटा देता हूं। स्टैंडर्ड बात का मतलब समझ रहे हो बेटा जी, फिक्स्ड बात। दक्ष आन्या आवाज आ रही है? यस सर। ये फिक्स्ड बात है, ये हमें एटॉमिक मास देगी। मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा इसके बाद, ये हमें एटॉमिक मास देगी, ये एक फिक्स्ड बात है, इस बात को कीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैं 1 मिनट लूंगा बस और फिर बढ़ रहे हैं हम आगे। इतने आप एक बार नोट करना, 1 मिनट दो मुझे बस। सर चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए सर हाँ जी एक बार वापस समझा दो, थोड़ा समझ नहीं आया। बेटा, कुछ नहीं समझना, ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा, आपको दिया हुआ है ड्यूलोंग पैटिट ने। ये फॉर्मूला आपको एटॉमिक मास निकाल देगा अगर आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है तो। आप उस स्पेसिफिक हीट को 6.4 से बस डिवाइड कर देना, आपको एटॉमिक मास का पता लग जाएगा, खत्म होगी बात। और एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट हमेशा 6.4 आएगा। हाँ हमेशा 6.4 आएगा, ये एक स्टैंडर्ड बात है, ये एक फिक्स्ड बात है, ये हमें ऐसे ही याद रखनी है, कुछ फॉर्मूलाज की तरह फॉर्मूला समझ के हमें याद कर लेनी है, ठीक है। ओके सर। अभी देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है, ये मैं बात शायद पहले कर चुका हूँ नॉर्मेलिटी पढ़ाते वक्त, या एसिड और बेस की जब मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसको Ab2 बना देते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करता हूँ, मोल्स की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स ना कभी भी स्टोक्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये बात हमारी हो चुकी है पहले। भाई मैं आपको कहूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ab2 है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये बात, इसके लिए आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लेता हूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3, क्या ये बैलेंस्ड है? पहले ये बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? ये तो हमने देखी है ना रिएक्शन, ये बैलेंस्ड नहीं है। नहीं है। अगर ये इक्वेशन बेटा जी बैलेंस्ड नहीं है तो क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ N2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 है? तो आप कहिएगा यस, आप सर ये बात कह सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट्स N2 के, ग्राम इक्विवेलेंट्स H2 के और ग्राम इक्विवेलेंट्स NH3 के बराबर होंगे,
क्योंकि सर हमने पहले पढ़ा है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। आप देखिए, आपको याद होगा हमने लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, स्टोक्योमेट्री के लिए सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस किया था, और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद मोल्स का रिलेशन एक बनाया था कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाता है। ये बात हमने स्टोइचियोमेट्री में करी थी और मोल्स के लिए बात करी थी, पर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए रिएक्शन बैलेंस्ड हो चाहे ना हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राम इक्विवेलेंट सभी के बराबर रहेंगे। जितनी भी आइटम प्रेजेंट हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में है चाहे वो प्रोडक्ट साइड में है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रहेंगे। ठीक है ना, मतलब हमेशा इक्वल रखने हैं आपने। ये बात आप यहां से याद कर लो। बस ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आपको आ गए हैं, और आपको ये पता है कि रिएक्शन के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सभी आइटमों के क्या रख देने हैं, इक्वल रख देने हैं, और रिएक्शन को बैलेंस करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन कैसा आएगा, अब ये बहुत ही आसान बन चुका है दोस्तों। आप यहाँ पे देखो, साक्षी एग्जिट हो गई थी। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, आप लोग इसको ट्राई करना, या ट्राई क्या करना, मैं ही आपको करवाऊंगा। ट्राई करने के लिए तो मैं आपको बाद में दूंगा खुद से, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 1.82 ग्राम ऑफ मेटल required 3.15 ml of 1 normal HCl to dissolve it. What is the equivalent mass of metal? मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? ठीक है जी। भाई साक्षी एक बात मिस कर दी थी तूने, अगर कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन में रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हो, तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स को आपने इक्वल रखना है। इसके लिए रिएक्शन की बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट के सहारे से हमको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम बता देंगे। तो आपको बताना क्या है बेटा, आपको बताना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। वो कहता है कि 1.82 ग्राम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इतना ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl टू डिसॉल्व इट। ठीक है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl के साथ हो रही है। अगर मेटल की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है तो आप ये कह सकते हो कि जी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के साथ। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको याद है, ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। फॉर्मूला देखते हुए लगाना है। क्या देखा मैंने, ये मैं काम अभी मेटल के लिए कर रहा हूं, मेटल की साइड का, क्योंकि मुझे मेटल का मास गिवन था, तो मैंने इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए वो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज किया जहां पे मेरे को गिवन मास आ रहा हो। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और दूसरा मेरे को गिवन डाटा में वॉल्यूम दिया हुआ है, वो भी ml में, और नॉर्मेलिटी दी हुई है। ठीक है जी। तो आपको याद है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ये तो सीधा फॉर्मूला याद है ना आपको, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा इधर और वैल्यूज डालता हूं मैं। 1.82 मेरे को गिवन मास दिया था, इक्विवेलेंट मास मुझे मेटल का निकालना है,
इक्वेट कर दिया मैंने नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल के साथ में और वॉल्यूम इन लीटर के साथ में। मुझे दिया हुआ है 32.15 ml। इसको डिवाइड कर दो किससे, 1000 से, तो अब तुम्हारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास कैसे आ जाएगा, क्या करोगे, बस आप सोल्व करोगे, कुछ नहीं करना यार, अब तो हो गया। एक ही साइड इक्विवेलेंट मास रह गया, बाकी सब एक तरफ कर दो। 1.82 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 32.15, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा बेटा आपका 56। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, यस और नो? कैसे आपको इक्विवेलेंट मास निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर मेटल का जो कि रिएक्शन कर रहा है, क्या आप सभी को समझ में आया? कुछ नहीं Yes, करना sir. है, पूरे आज की Yes. पूरी क्लास में अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आ गए और आपको ये पता लग गया कि ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री कुछ भी हो, रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री पे कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट डिपेंड नहीं करते, तो आपको सिर्फ इक्वेट करना है और अपना काम करना है। बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार काम है। फंडा क्लियर हो रहा है, यस और नो? दक्ष समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है जी, ऑल राइट। तो आपने अगर साथ साथ नोट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं और हम एक नेक्स्ट सेकंड सर, एक सेकंड। 1 मिनट रुकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हो गया। चलिए बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैं एक बार पहले जो सिखाया है वही करवा देता हूँ। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ KOH required to neutralize 30 मिली इक्विवेलेंट ऑफ, पहला पार्ट दिया हुआ है इसमें HCl और सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है CO2। आप एक बात बताओ, मास ऑफ KOH, KOH क्या है बेटा जी, एक बेस, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज किसको करेगा, एसिड को करेगा। यस और नो, क्या ये एसिड और बेस की रिएक्शन है? यस सर। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि इसको इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका कितना मास लगेगा। मास का मतलब इसका वेट निकालना है, ठीक है जी। तो अब आपको ये पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये पता लग रहा है कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर ये पता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ आपने जो रिएक्ट किया है और जिसके साथ रिएक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। HCl के कितने मिली इक्विवेलेंट दिए हैं,
क्वेश्चन में 30। अब आपको ध्यान ये देना है कि इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट दिए हुए हैं ये। ठीक है बेटा जी, ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपको दिए हुए हैं और HCl के मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपको 30 दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको वेट निकालना है। तो आप क्या करोगे अब, क्योंकि यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट दिया है तो आपको यहाँ पे मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हुए वॉल्यूम के फैक्टर में से उसको ml बनाते हुए 1000 का फैक्टर यहाँ पे ऐड करवा देना। ठीक है बेटा जी, यस और नो, बात समझ में आ गई? यस सर। अगर वॉल्यूम ml में है तो यहाँ 1000 का फैक्टर आएगा जरूर और आपको वॉल्यूम ml में ही लेना है क्योंकि मिलीग्राम इक्विवेलेंट तभी निकालते हैं जब वॉल्यूम हमारा ml में होता है। भाई नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अगर मैं ml कर दूंगा तो मेरे को 1000 का फैक्टर ऊपर ऐड करना पड़ेगा और ये ग्राम इक्विवेलेंट यही तो है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, आपको मैं सही बताऊं तो। आप लोग ये बताओ कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे आप? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। और इक्विवेलेंट मास आपको पता किसका करना है? KOH का। तो गिवन मास आपको निकालना था क्वेश्चन में निकालना ही गिवन मास है। मोलिक्यूलर मास KOH का निकालने के लिए पोटेशियम का होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16 और ये 1 40 और ये 56 हो गया बेटा। और n फैक्टर कोई मुझे बताएगा? n फैक्टर KOH का n फैक्टर, KOH में कितना OH माइनस आयंस है? तो n फैक्टर फॉर KOH इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपको ये क्लियर है बेटा, यस और नो? तो आपका आंसर बड़ा ही सिंपल हो गया, 30 इंटू 56 अपॉन में 1000। कैंसिल हो गया है, आंसर 1.62 ग्राम आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। जानवी ये क्लियर है बेटा कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। कुछ नहीं किया है, हमको समझ में आया एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस का गिवन मास निकालना था। तो मैंने मास जिस फॉर्मूले में आता है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला डाला, क्योंकि मिली वाला लेना था तो वॉल्यूम ml में करना था, उसका 1000 का फैक्टर ऐड किया और दूसरी साइड कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट दिए हुए थे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। हाँ बेटा जी बोलो। आंसर 1.68 नहीं आ रहा? 1.68 कर ले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैलकुलेटर से किया है तो ठीक है फिर। नहीं खुद से किया है वो 1.68 आ 6 रहा है। 3 जा 18, हाँ 6 8 आएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। इसके लिए कोई कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप बताओ CO2 का मास, CO2 अगर मैं लेता, क्योंकि सेकेंड पार्ट में मुझे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH निकालने हैं, ओ सॉरी मास ऑफ KOH निकालना है व्हाइल यूजिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ CO2। कैसे होगा बेटा जी ये? फर्स्ट पार्ट में तो KOH का मास 1.68 आ गया, सेकंड पार्ट में KOH का मास कितना आएगा बताओ कोई? दक्ष समझ में आ रहा है कुछ, क्या पूछा जा रहा है? आ रहा है। बताओ फिर बताओ कैसे करोगे? सर CO2 का n फैक्टर क्या है, एक बार वो बता दो। CO2 के n फैक्टर की जरूरत क्या पड़ेगी पर? CO2 का n फैक्टर वैसे थोड़ा रिएक्शन पे डिपेंड करता है।
पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो इस क्वेश्चन में आपको CO2 के एन फैक्टर की जरूरत क्या, आपको पता तो मास ऑफ KOH ही करना था, और आपको 30 मिली इक्विवेलेंट्स इसके गिवन ही है। आपको CO2 के एन फैक्टर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि CO2 के तो मिली इक्विवेलेंट्स 30 के 30 गिवन ही है। यहाँ HCl की जगह CO2 कर दो, और वो भी 30 दिए हुए हैं, तो आंसर तो सेम ही आएगा। यस और नो? अच्छा, समझ गया। बेटा 30 तो दोनों के 30 दिए हुए ना मिली इक्विवेलेंट्स, तो चाहे HCl हो चाहे CO2 हो, CO2 भी यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है, ये भी एसिड है। समझ गया। संयम समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। दक्ष को समझ में आ रहा है कि आंसर सेम क्यों है बेटा जी? यस और नो? यस सर, आ गया। आंसर सेम है ना? यस सर। ठीक है जी। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर H3PO4 solution required to neutralize exactly 90 ml of barium hydroxide या exactly 90 ml of 0.5 molar barium hydroxide solution. The volume of 1.5 molar H3PO4 solution required to neutralize exactly 90 ml of 0.5 molar BaOH whole twice solution. अच्छा ठीक है, क्या करोगे सर इसमें? क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम किसका? H3PO4 का, और गिवन क्या है? वॉल्यूम दूसरे आइटम का, और BaOH होल ट्वाइस का। न्यूट्रलाइज करना है, इसमें आपको OH दिख गया, इसका मतलब ये तो आपका एसिड ही हो गया, और H3PO4 मैंने आप सभी को दिखाया हुआ है। आपको याद है मैंने आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर भी बना के बताया हुआ है, और N फैक्टर आपको 3 भी बताया हुआ है इसका। अगर आपने मेरे से नॉर्मेलिटी पढ़ी है तो आपको H3PO4 के बारे में पता है, फोस्फोरिक एसिड इसका नाम है। कुछ नहीं करना आपको, किसके मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं बेटा। और मिली इक्विवेलेंट्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया ही हुआ है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस कर देना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। BaOH होल ट्वाइस की नॉर्मेलिटी की बजाय मोलैरिटी दी हुई है, और BaOH होल ट्वाइस का n फैक्टर, क्योंकि इसमें OH माइनस आयंस 2 हैं तो 2 होगा, और नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये यहाँ पे काम आ जाएगा। तो आपको क्योंकि गिवन मोलैरिटी थी तो मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और वॉल्यूम आपको 90 गिवन है। नॉर्मेलिटी आपको H3PO4 की भी गिवन है, और H3PO4 का n फैक्टर भी आपको पता है, तो वॉल्यूम इन ml ही अकेला निकालना रह गया आपको। तो वॉल्यूम इन ml कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 2 इंटू 90 अपॉन में 1.5 इंटू 3।
तो ये कहीं कहानी अगर आपकी बनती नजर आ रही है तो ये आपका आंसर 20 ml आपको नजर आ गया होगा। क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने हैं, मैं आपको बाद में करने को दूंगा आपको एक साथ। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। न्यूट्रलाइज का मतलब है दोनों के चुपचाप मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दो। एक का कुछ भी आपको पूछ रहा होगा, जो भी चीज आपको पूछ रहा है, गिवन मास पूछ रहा है तो मास वाला फॉर्मूला लगा देना, और अगर नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ml वाला लगाना पड़ रहा है वो लगा देना, लीटर वाला लगाना पड़ रहा है वो लगा देना, दोनों साइड बराबर कर देना सिस्टम को। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, यस और नो? मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले लो आप, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले लो आप, या फिर आप ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड बराबर ले लेना। जानवी ये क्लियर है बेटा, यस और नो? Yes, sir. आन्या क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लेना, एक स्टेप ऊपर बढ़ने वाले हैं अब हम, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करने वाले हैं। अब तक हम सारी कहानी सिंपल चला रहे थे, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल काम हो रहा था। एक बार जो हमारा काम हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज Sir. 20% ऑक्सीजन। हाँ जी बोलो जी। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 20 ml था। ठीक है सर, ओके। An oxide of metal has 20% oxygen. Calculate equivalent mass of oxide. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, और बोल रहा है कि जो भी आपका ऑक्साइड है मेटल का उसमें 20% ऑक्सीजन है। ठीक है जी, मेटल के ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है, और कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार करें डिस्कस, इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा यार, मेटल कहीं ना कहीं रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ, और मेटल का कोई ऑक्साइड इसने बनाया होगा, हमें नहीं पता वो कौन सा ऑक्साइड है, XYZ कुछ भी हो सकता है, पर मेटल ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बन गया होगा, यस और नो? अरे बोलो यार। यस सर। और यहाँ पे हमको ऑक्साइड ऑफ मेटल का कुछ बताया हुआ है और निकालना ऑक्साइड है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल के ऑक्साइड के, और आपको अगर परसेंटेज दी हुई है तो मैं ये मान सकता हूं कि फॉर सपोज मेटल का ऑक्साइड अगर 100 ग्राम था, लेट कर लिया मैंने, तो ऑक्साइड कितना होगा उसमें? 20 ग्राम। अरे मेटल ऑक्साइड में 20 ग्राम ऑक्साइड है, यस और नो? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑक्साइड का, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ऑक्साइड का वेट और ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास इक्वल टू गिवन मास ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन में
इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड यार। अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको मेटल ऑक्साइड का मास कितना पता है? 100 ग्राम। और मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास आपको नहीं पता है। ठीक है, ऑक्साइड के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपको? ठीक है, या फिर एक काम करो आप, यहाँ पे ऑक्साइड ऑक्साइड मत करो, यहाँ पे आप ऑक्सीजन करो बेटा जी, ये थोड़ा ना आपको बेटर क्लियर होगा फोटो में। यहाँ पे ऑक्साइड का मतलब वो हो गया जो मेटल के साथ है वो ऑक्साइड है। हम यहाँ ऑक्सीजन करते हैं एक बार। ये आपको ये बात समझ में आई भाई? ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्साइड के, इसको ऑक्साइड बोल लिया, मेटल का ऑक्साइड है, और ये आपका ऑक्सीजन है। ये क्लियर है बेटा? यस और नो पहले ही बताओ। ये मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर करवाई है। यस सर। और मेटल ऑक्साइड का मास 100 ग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट मास मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, और यही आपको निकालना था, ये आपको निकालना था। जबकि ऑक्सीजन का मास लेट करा हुआ 20 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास में मॉलिक्यूलर मास आता है, और ऑक्सीजन पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, रिडॉक्स। सभी का रिडॉक्स की एक एक क्लास हो चुकी है। तो रिडॉक्स के अंदर हमने पढ़ लिया कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी नहीं भी हुई है वो भी याद रख लो कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन पे कितनी होती है? -2। तो एन फैक्टर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर कर देना, इसको आप कैंसिल कर देना। तो ये आपका इक्विवेलेंट मास आ गया ऑक्साइड का 40। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? साक्षी कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? एक ऑक्साइड था मेटल का जिसमें 20% ऑक्सीजन था, और कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। तो मेरे दिमाग में आया कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और ऑक्साइड बन रहा होगा। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट्स और ऑक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दिया, क्योंकि गिवन मास मैंने लेट कर लिया था ऑक्सीजन का 20 ग्राम। इक्विवेलेंट मास के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए और एन फैक्टर चाहिए, दोनों मेरे को पता है। और दूसरी साइड में मास मेरे पास मेटल ऑक्साइड का मैंने लेट कर लिया था, तो इक्विवेलेंट मास मेरे पास 40 आ गया। अरे बोलो यस और नो? Yes, ये फंडा सभी बच्चों को क्लियर है? yes, ठीक है, चलिए एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट और क्वेश्चन करवा, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 behaving as a base। ठीक है, तो देखो दो बातें हैं। मैंने यहां पे लिख दिया बिहेविंग एज ए बेस। तो Al2O3 की एक खास बात होती है, वैसे आप फ्यूचर में चल के समझ जाओगे जरूर, कि Al2O3 आपका एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है बेटा जी। Al2O3 आपका एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो आपको मैं अगर बताऊं Al2O3 की रिएक्शन, अगर ये बेस है तो ये HCl के साथ रिएक्ट करा दो इसको, और HCl के साथ रिएक्ट ये बनाएगा AlCl3 + H2। इसको आप बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आपको क्या पता लग रहा है कि Al2O3 जब बेस की तरह बिहेव करता है तो कितने H+ खा रहा है, कितने H+ खा रहा है, और आगे आपकी रिएक्शन कर रहा है? बोलो।
कितने H प्लस को खा रहा है Al2O3? 6, यस और नो? यस सर। और आपको क्या निकालना था? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का आंसर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकलेगा इस पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन में? जितने H प्लस ये खाएगा उतना एन फैक्टर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में आता कि Al2O3 बिहेविंग एज अ बेस, बिहेविंग एज अ एसिड, यही क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, Al2O3 बिहेविंग एज एसिड। अब आपको सर ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत सारी एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएंगी। देखिए Al2O3 आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपका एक चैप्टर है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में, और पी ब्लॉक है आपका आगे। तो पी ब्लॉक के अंदर आपको Al2O3 की रिएक्शंस को करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह देके, देखो रिएक्शंस तो हजारों बन जाएंगी, पर ये आपके सिलेबस की रिएक्शन है। Al2O3 बेस की तरह काम करता है और Al2O3 एसिड की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे आई हुई है। अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो ये बेस के साथ रिएक्ट करवा दो। बेस मतलब NaOH ले लो। तो NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बेटा ये बनाता है NaAlO2। ये आपको सीखने को आगे मिल जाएगा। और इसकी बैलेंसिंग करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और अब यहाँ पे एन फैक्टर जो हो जाएगा, क्योंकि ये 2 OH माइनस को खा रहा है खाली, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। और अब आपका इक्विवेलेंट वेट जो निकलेगा वो मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर चेंज हो जाएगा। ये बात आप देख लो। मॉलिक्यूलर मास तो Al2O3 का आप निकाल ही लोगे। Al का कितना होता है 27 इंटू 2 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 कर दीजिए, अपॉन एन फैक्टर कर दीजिए। तो 27 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 54 हो गया, और 16 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 48 हो गया। डिवाइडेड बाय एन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा जी, यहाँ पे 6 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। और यहाँ पे वही वाला एन फैक्टर सेम 2 हो गया। देखिए तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या कहानी है। अदरवाइज तो अगर ये भी ना दिया होता, ये भी ना दिया होता आपको बिहेविंग एज अ बेस, तो Al2O3 का एन फैक्टर फिर कैसे निकालते? एक Al पे +3 चार्ज होता है, 2 Al पे कितना होगा 6, +6 चार्ज होता तो 6 एन फैक्टर हो जाता। समझ गए? तो आपको ये देखना है कि वो आपसे एन फैक्टर कैसे पूछना चाह रहा है। कोई रिएक्शन बोल रहा है तो रिएक्शन के अंदर देख लो कितने H प्लस और कितने OH माइनस वो कंज्यूम कर रहा है, उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस कर करके ही पता लगेंगी, आप टेंशन ना लें। ये आपके आगे आने वाले चैप्टर में रिएक्शन आपको मिल जाएगी। आज के लिए था इतना ही। मैं एक बार करता हूँ रिकॉर्डिंग को स्टॉप।